महिला दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया कि एमपी में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ फांसी का प्रावधान लाने की तैयारी की जा रही है। सीएम के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है, इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है। भोपाल में महिला दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि धर्मांतरण के मामलों में अब फांसी की सजा दिलवाने का प्रावधान एमपी सरकार करने वाली है। सीएम ने कहा कि एमपी में जबरन धर्मांतरण नहीं चलने दिया जाएगा। इस तरह के मामलों में सरकार कठोरता से पेश आएगी। प्रदेश में किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि किसी हालत में ना तो धर्मांतरण ना दुराचरण किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज के अंदर ये कुरीतियों को, गलत बातों को बढ़ावा देने से निश्चित रूप से कठोरता के साथ पेश आएंगे। सीएम ने बयान दिया है तो सियासत लाजमी है। सीएम के इस बयान पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल उठाए। मसूद ने कहा कि क्या ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म विशेष को टारगेट करना उनकी पुरानी आदत है। पहले तो उनको ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर रहे हैं। जो बाबा साहब का था स्वीकार करके करें, शपथ लेते हैं, बाबा साहब की संविधान की किताब दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं। तो संविधान ने तो राइट्स दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल सबको राइट्स है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिला दिवस के मौके पर एक बड़ा ऐलान किया। बेटियों के जबरन धर्मांतरण करने के मामले में अब सजाए मौत का प्रावधान करने वाली है मध्य प्रदेश सरकार। उन्होंने साफ किया कि जबरन धर्मांतरण को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और धर्मांतरण प्रावधानों के तहत एक नया प्रस्ताव लाया जाएगा। इन सब के बीच में कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर सरकार पर निशाना साधते हुए धर्म विशेष को टारगेट करने की बात कही है। अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। ग्वालियर चंबल अंचल के 8 जिलों के 846 प्राइवेट स्कूलों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। हो सकता है 31 मार्च के बाद ये स्कूल बंद हो जाएं। ऐसे में सवाल यह है कि यहां पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा। अगर उनका भविष्य खराब होगा तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिलों के 846 प्राइवेट स्कूल आगामी शिक्षण सत्र यानी 31 मार्च से बंद हो सकते हैं। इसका कारण इन स्कूलों ने अभी तक मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है, जबकि लेट फीस के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि भी निकल चुकी है। इन 846 स्कूलों में ग्वालियर जिले के 171 स्कूल भी शामिल हैं। अगर ये 846 स्कूल बंद होते हैं तो यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडरा सकता है। पहले आपको बता देते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग के किस जिले के कितने स्कूलों ने मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं दिया है। ग्वालियर जिले के 1127 में से 171, मुरैना में 728 स्कूलों में से 187, श्योपुर में 157 में से 28, शिवपुरी में 470 में से 84, दतिया में 248 में से 62, भिंड में 619 में से 158, गुना में 560 में से 181 और अशोकनगर में 277 में से 25 स्कूलों ने मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं दिया है। निजी स्कूल संचालकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच टकराव का खामियाजा ग्वालियर चंबल संभाग के हजारों छात्रों को भुगतना पड़ सकता है। लगभग 350 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने मान्यता के नवीनीकरण के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है, जबकि जो तारीख है वो निकल चुकी है। जिन लोगों को पेनल्टी के साथ भी अप्लाई करने का समय दिया गया था वो भी निकल चुका है। अगर हम ग्वालियर चंबल संभाग की ही बात करें तो लगभग 350 ऐसे स्कूल हैं और ग्वालियर शहर के अंदर, ग्वालियर जिले के अंदर 171 ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने अपनी मान्यता के लिए अप्लाई नहीं किया है। इन स्कूलों में हजारों की संख्या में स्टूडेंट पढ़ते हैं।
दरअसल स्कूली शिक्षा विभाग ने मान्यता को लेकर जो नए नियम बनाए हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इसी का विरोध कर रहा है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि जो स्कूल कई सालों से चल रहे हैं, उन्हें मान्यता के नए नियमों से बाहर रखना चाहिए। स्कूली शिक्षा विभाग ने किराए का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट FDR और मान्यता फीस को बढ़ा दिया है। छोटे स्कूल इतना खर्च वहन नहीं कर पाएंगे। पुरानी संस्थाएं 40 साल पुरानी चल रही हैं, 20 साल पुरानी चल रही हैं। उन संस्थाओं का जो दस्तावेज है, जो मकान बने हुए हैं, या तो लीज की जमीन पे बने हुए हैं या कब्जे की जमीन पे बने हुए हैं, आबादी की जमीन पे बने हुए हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण है ग्वालियर में जेसी मिल एरिया। जेसी मिल एरिया में सारी संपत्ति शासनाधीन है और उनका रजिस्ट्रीकृत किरायानामा बनवाना संभव नहीं हो पा रहा है। जो किरायानामा संभव नहीं हो पा रहा है तो इन दस्तावेज की वजह से वो लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अप्लाई न करने का एक दूसरा कारण है, अप्लाई करने के लिए एक विद्यालय का लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। तो जब उनके पास दस्तावेज नहीं है, उन्हें मालूम है कि हमारी मान्यता रिलीज नहीं होगी, इसलिए उन्होंने आवेदन नहीं किया है। वहीं शिक्षा विभाग के DPC रविंद्र सिंह तोमर का कहना है कि लेट फीस के साथ आवेदन की तारीख अब निकल चुकी है। हालांकि छात्रों के ड्रॉप की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि बंद स्कूलों के स्टूडेंट आपस के ही विद्यालयों में प्रवेश ले सकेंगे। लेकिन जिन छात्रों का प्रवेश RTI के तहत हुआ है, उनको लेकर दिक्कत है, क्योंकि इनका ट्रांसफर नहीं होता है। नियमानुसार तो RT के बच्चों का प्रवेश जिस विद्यालय में होता है, RT के नॉर्म्स उसी में एप्लीकेबल होते हैं। और यदि ये स्कूल बंद होते हैं, बच्चे कहीं और शिफ्ट किए जाते हैं, तो RT के अकॉर्डिंगली वो RT के तहत नहीं जाएंगे वो बच्चे। इसके बारे में प्रशासन जैसा भी निर्णय लेगा। लगभग कितने बच्चे प्रभावित होंगे मोटा आंकड़ा? अब ये तो निश्चित होगा जब फाइनल हो जाएगा कि कितने विद्यालयों ने नहीं किया है या नहीं मान्यता ली है, कितने विद्यालयों की मान्यता स्वतः ही रद्द हो गई है। उसके आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर होगा, क्योंकि हर स्कूल में अलग अलग संख्या है। जाहिर है शिक्षा विभाग और प्राइवेट स्कूल संचालक के बीच खींचतान चल रही है, लेकिन अगर इसका हल नहीं निकला और स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण नहीं हुआ, तो यहाँ पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य का क्या होगा? बहरहाल इस टकराव का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ेगा और उनके अभिभावकों को भुगतना पड़ेगा। तमाम ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, RT के तहत भर्ती है, उनको दूसरी जगह भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ग्वालियर से देवश्री माली, NDTV। सरकार गांव के उन स्कूली छात्रों को साइकिल देती है जिनका घर स्कूल से दूर होता है, ताकि वो अपने घर से कई किलोमीटर दूर साइकिल से आना जाना कर सकें। लेकिन मैहर के 2 ब्लॉक के सैकड़ों छात्रों को अब तक साइकिल नहीं मिली। शिक्षण सत्र खत्म होने आ गया है और साल भर के बाद भी हाथ आया तो सिर्फ लंबा इंतजार। यह रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें साइकिल की किसी दुकान की नहीं है। लाइन से खड़ी साइकिलें मैहर जिले के बच्चों को बांटने के लिए है। इन साइकिलों को सत्र की शुरुआत में ही बच्चों को दिया जाना था, लेकिन सत्र खत्म होने को है और ये साइकिलें यूं ही धूल खा रही है। मैहर जिले का स्टोर रूम है। आप देख सकते हैं कि ये साइकिलें किस प्रकार से यहाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ ये देख सकते हैं किस प्रकार से ये धूल फाँक रही हैं ये साइकिलें, और इसको अभी तक बांटा नहीं गया है। शुरुआती सत्र में ही जिस साइकिल को बांटना चाहिए वो साइकिलें धूल फाँक रही हैं, और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं तो वो इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब ये शिक्षा का सत्र अंतिम पड़ाव में है, परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में ये जो साइकिलें हैं अब वो किसे बांटी जाएंगी? आप साल भर बच्चे कई किलोमीटर पैदल या बस का सफर कर स्कूल पहुँचे, इसी उम्मीद में कि आज नहीं तो कल उन्हें साइकिल मिल ही जाएगी। लेकिन सत्र परेशानियों का सफर करते करते बीत गया और साइकिलें बंटने के इंतजार में खड़ी खड़ी धूल खाती रही। अब इसका कारण भी सुन लीजिए। जहाँ तक अभी यहाँ रामनगर का सवाल है, यहाँ 2 महीने 3 महीने पहले साइकिल आ चुकी थी और उसका अलग अलग पार्ट आता है। जो ठेकेदार है अपने मिस्त्री नियुक्त करता है ना, और उसके बाद ही जब साइकिल तैयार होती हैं पूरी तरह से, जब लगभग 200-300 की संख्या में तैयार हो गई है ना, तो हमें दी जाती हैं, उसके बाद वितरण होता है।
प्रदेश सरकार ने छात्रों को समय पर साइकिल देने के लिए कंपनी को ठेका दिया था, लेकिन जिम्मेदार कंपनी ने समय पर साइकिल तैयार नहीं की। सत्र खत्म होने को है और बंटने के लिए साइकिलें अभी तक तैयार ही की जा रही है। जब साइकिलें पूरी तरह तैयार हो जाएगी, तब शिक्षा विभाग के अधिकारी हैंडओवर लेंगे और फिर छठी और 9वीं के छात्र छात्राओं को साइकिलें दी जाएगी। साइकिल वितरण में सबसे पीछे रामपुर और रामनगर ब्लॉक है। रामपुर ब्लॉक में 464 साइकिल वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन एक भी नहीं बटी। रामनगर ब्लॉक में 534 साइकिल बांटने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सिर्फ 250 साइकिल वितरित की गई। इसके अलावा अमरपाटन, मैहर, मझगवा, नागौद, सोहावल और उचेहरा में साइकिल वितरण का लक्ष्य पूरा हो चुका है। आंकड़े साफ है, रामपुर और रामनगर ब्लॉक को छोड़कर सभी ब्लॉक में साइकिल वितरण पूरा हो चुका है, लेकिन रामपुर में तो साइकिल वितरण शुरू भी नहीं हुआ है, जबकि रामनगर में लक्ष्य से आधी साइकिल भी वितरित नहीं की गई है। देख सकते हैं आप कि ये पूरी साइकिलों के पार्ट्स पड़े हुए हैं और अभी भी ये कर्मचारी लगे हुए हैं ठेकेदार के, जो साइकिलें बना रहे हैं और अभी निर्माण चालू है। जो साइकिलें हैं उसको पूरी तरह से बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये कर्मचारी लगे हुए हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। मगर जो कार्य शैक्षणिक शुरुआत में ही होने चाहिए, वो काम अब अंतिम पड़ाव में हो रहे हैं। ऐसे में कैसे बच्चों को साइकिलें मिल पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब इसमें जिम्मेदारी ठेकेदार की है या विभाग की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल यह भी एक जांच का विषय है कि साइकिलें अब तक बच्चों को क्यों नहीं दी गई। धर्मेंद्र वर्मा, एनडीटीवी, मैहर। बेमेतरा जिला मुख्यालय में लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यहां तक अब हालात हो गए हैं कि कलेक्ट्रेट में भी पानी नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते अधिकारी कर्मचारी के अलावा आने वाले लोगों को भी पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। बेमेतरा जिला मुख्यालय में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। आपको बता दूं कि मीठे पानी का सपना दिखाया गया था, लेकिन लगभग 37 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद मीठे पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। अब ये मेरे पीछे देखिए कि बेमेतरा के जो मुख्यालय कलेक्टेड है, वहां पर पीने की पानी की समस्या नहीं है। पिछले 12 साल से लोग खरीद के पी रहे हैं। अभी ये लोग बता रहे थे कि यहाँ भी जो पीने के पानी, मीठा पानी नहीं बन पा रहा है। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि ये बाहर से पानी को लाते हैं, लाने के बाद केन में भरते हैं और केन में भरने के बाद जगह जगह सप्लाई करते हैं। भैया आप बता रहे थे कि क्या, थोड़ा सा सामने आने, क्या बता रहे थे, पानी क्या स्थिति है? पानी अभी बहुत कम हो रहा है सप्लाई, और बोर का लेवल भी डाउन हो गया है अब। तो अभी पानी कम आ रहा है और पानी का मांग ज्यादा है अभी, तो सप्लाई नहीं कर पाएंगे। सप्लाई शायद है अब, अभी तो पूरा गर्मी भी चालू नहीं हुआ है और अभी ये हाल है, तो पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल, ये बोरवेल से पानी सप्लाई करने वाले आप भी, मैं देख रहा हूँ लगातार पहुंचाते हैं पानी। आप कितनी मांग है पानी की अभी यहाँ? पानी का तो बहुत मांग है, फिल्टर पानी का बहुत। कहाँ देते हैं, कौन कौन से कार्यालय में? यहाँ कलेक्टेड में, कलेक्टर के पूरा ऊपर में जाता है, इधर 51 से लेकर 57 तक जाता है, इधर भी पूरा जाता है, नीचे भी नहीं जाता, ऊपर में पूरा जाता है। तो पूरी पूर्ति कर पाओगे अभी स्थिति में? हाँ, अभी कलेक्टर का तो हो जाएगा। हाँ, और बट सबका हो जाएगा, बट खंग जाता है पानी, कम हो जाता है। इस पे कितने रुपए का आप लोग बेचते हैं? कितने रुपए इनको, कितना रुपए बात का बेचते हैं लोग? कितना रुपए का मतलब एक डिब्बा का 30 रुपए बेचते हैं। और कितना पानी एक दिन में लग जाता है? एक दिन में एक टंकी से ज्यादा 3000 लीटर है इसका, पानी खप जाता है, पूरा खप जाता है और लाना पड़ता है गर्मी के दिन में। बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि मैं बताऊं कि इस प्रकार से केन बता रहे हैं करीबन कितने 3000 लीटर पानी जो है एक सिर्फ कलेक्टेड में खप जाता है। कलेक्टेड में जो मीठे पानी की जो व्यवस्था है वो 3000 लीटर से ज्यादा पानी यहाँ खप जाता है। और आपको बता दूं कितना बड़ा ये दुर्भाग्य भी माने कि इतना बड़ा बेमेतरा कलेक्टेड है, यहाँ पर शुद्ध पीने के पानी के लिए बोरवेल भी नहीं है, जिसके चलते विभागीय कार्यालयों को और आने वाले लोगों को क्या समस्या होती होगी ये आप समझ सकते हैं। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। कलेक्ट्रेट में जो है वो बोर लगे हुए हैं, पीने का पानी है। कुछ विभाग अपना अलग से भी पानी मंगाते हैं और ईपीएचसी को मैंने भी बुलाया है। अभी देखते हैं कि कहाँ जो है वो पीने के पानी को लेकर समस्या और उसका निराकरण करेंगे।
रतलाम के गीता देवी हॉस्पिटल यानी जीडी हॉस्पिटल में लापरवाही से जुड़ा एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 3 दिन पहले एक युवक ने अस्पताल पर कोमा में बताकर महंगी महंगी दवाई मंगाने का आरोप लगाया था। उसके बाद अब एक और पीड़ित परिवार सामने आया है। दरअसल 10 महीने पहले जावरा की रहने वाली नैना भाटी शादी समारोह में डांस के दौरान गिर गई, जिससे उनके एल्बो में फ्रैक्चर आ गया। परिजनों ने उन्हें जीडी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वो कोमा में चली गई। इस दौरान इलाज के नाम पर 80,000 रुपए वसूले गए, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर जब दूसरे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि ऑपरेशन में चूक हुई है, जिसके बाद आज भी वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही हैं। हालांकि 10 महीने शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही बंटी नीनामा ने सड़क पर आकर सच्चाई बताई, तब जाकर अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया। खुला बोल रहा हूँ, प्रशासन भी ऐसा, प्रशासन को भी बताओ, प्रशासन खुला बोल रहा है कि तेरे से हो जो कर ले, तेरे हिसाब से कर ले। और ये जो जीटी हॉस्पिटल है वो भी वहाँ पर दंगा कर रहे हैं, घर वालों को झूठ बोल बोल के पैसे दंगा कर रहे हैं। ऊपर से मैं भागा या छुटवा के तेरा घर वाले अभी नहीं आएंगे, अभी रुक जा। तो मेरे को कुछ सनागत रखिएगा। क्या कर रहे हैं इन्होंने, मेरा हाथ पैर बांध दिए छारी। क्या कर रहे हैं, हाथ पैर, और 7 जने ऊपर थे। घर वालों को आके बोला कि बेटा इनको बोले कि ला पैसे वगैरह दे, या कर मेरा घर वाले रखने वगैरह मेरा इलाज के लिए लेके आए थे। कोई इनके पैसे के लिए भी नहीं कर रहा हूँ, और इनका कोई पैसा भी बकाया नहीं रखा। और अंदर गब्बर में जो सीन हो रहा था, नहीं मरे हुए आदमी को जिंदा बता के यहाँ पे सेम हो रहा है। मैं अपनी सिस्टर का एल्बो की फ्रैक्चर हो गया था, उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया था। ये 6 मई के दिन 4 मई को उनका फ्रैक्चर हुआ था। तो जावरा में प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम 2 दिन कच्चे पट्टे के साथ सही रही बिल्कुल। 6 मई के दिन मैं यहाँ पे आया था, क्योंकि हॉस्पिटल डॉक्टर साहब नहीं थे, डॉक्टर लेखराज पाटीदार छुट्टी पे थे 2 दिन। 6 तारीख को मैं ऑपरेशन के लिए आया था। फिर शाम को जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के दौरान पता नहीं क्या हुआ कि आज तक दीदी कोमा से बाहर नहीं आए। ऑपरेशन के पहले कैसी थी वो? बिल्कुल ठीक थे, नाचते का। उससे 10 दिन पहले हमारे घर में एक शादी हुई, उसमें नाच रहे गा रहे, बिल्कुल सारी चीज़ें। हमारे साथ इस वक्त जो है इस मामले में भी जांच अधिकारी जो हैं डॉक्टर अंकित जैन सर साथ में हैं। सर, क्या शिकायत आपको मिली है? एक शिकायत है, नीना भाटी करके एक पेशेंट जावरा का रहने वाला था, जो अपने हाथ के फ्रैक्चर के इलाज के लिए जीडी हॉस्पिटल में आया था। और इलाज के दौरान, ऑपरेशन के दौरान कुछ उसको प्रॉब्लम हुई। उसके बाद वो कोमा में चली गई। उसके बाद वहाँ से उसको रेफ़र कर दिया गया। तो उसी, अब वो ऑलमोस्ट वेजिटेटिव स्टेट में है। तो उसकी एक शिकायत आई है, जिसके बारे में हम लोग जांच कर रहे हैं अभी। कब शिकायत मिली थी आपको और अभी जांच का स्टेटस क्या है? मेरे पास जो जांच आई थी वो 5-6 दिन पहले आई है। डॉक्टर CMO सर के पास आई थी। उन्होंने फिर जांच की कमेटी गठित करी थी, जिसमें मैं और डॉक्टर महेश मौर्य हैं, और उसमें अभी जांच चल रही है। तो क्या सर, उस शिकायत में क्या बताया गया है, क्या शिकायत की गई है, क्या आवेदन दिया गया है आपको? शिकायत में उसका आरोप है कि ये इलाज में कुछ गड़बड़ी हुई है, और उसके कारण उसकी जो बहन है तो वो अब वेजिटेटिव स्टेट में उस टाइप में चली गई है, कोमा में चली गई है। तो ये शिकायत को लेकर उसने जांच के लिए और आवेदन लगाया है। कुछ पैसों के आरोप भी लगाए हैं? पैसों के आरोप शायद लगाए हैं, उसके बाद मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन उसने जांच के लिए तो जरूर आवेदन लगाया है कि निष्पक्ष से जांच हो और उसका जो निष्कर्ष आए वापस। लगातार ये कुछ ही दिन में, 2-4 दिन के अंदर, ये दूसरा बड़ा मामला जो है वो जीडी हॉस्पिटल के खिलाफ आया है। और इससे पहले भी जो है जो जांच है वह यहाँ पेंडिंग है। तो किस तरह का जांच का दायरा रहता है, कितने दिनों में आप जांच प्रस्तुत करते हैं? जांच का दायरा जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी हम लोग उसको बयान लेके और उसको जो ओपिनियन अपना है उसको प्रस्तुत ऑफिस में हम लोग सबमिट कर देते हैं। तो अभी इस मामले में जो है, जावरा मामले में आपने बयान वगैरह कुछ लिए? हाँ, बयान दोनों पक्ष के ले लिए हैं। आज ही बयान की प्रक्रिया ख़त्म हुई है। अब हम लोग अपना प्रतिवेदन CMH ऑफिस में सबमिट करेंगे। तो बिल्कुल, यह डॉक्टर अंकित जैन थे जो बता रहे थे कि जांच में जो है बयान ले लिए गए हैं, और अब जो पूरी रिपोर्ट है वह मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के जो कार्यालय में है सबमिट की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद भी जीडी हॉस्पिटल पर कार्रवाई नहीं होना एक संदेह को जन्म देता है। रतलाम से साजिद खान, NDTV।
अब आपको विदिशा मेडिकल कॉलेज के सामने आई एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आपको मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत से रूबरू कराएगी। विदिशा मेडिकल कॉलेज से सामने आए वीडियो में एक गार्ड मरीज की जांच करता नजर आ रहा है। गार्ड मरीज का बीपी नाप रहा है और फिर पर्ची बनाकर आगे डॉक्टर को बढ़ा रहा है। सोचिए, गार्ड की एक गलती किसी मरीज की जान पर भारी पड़ सकती है। सिंगरौली में पुलिस चेकिंग दौरान एक छात्र ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पुलिस के रोकने पर छात्र बिजली के पोल पर चढ़ गया और खुदकुशी की धमकी दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने छात्र को समझाकर नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि छात्र बिना हेलमेट बाइक चला रहा था। इस दौरान पुलिस ने छात्र को रोका था। तुमको दो तकलीफ होगा, मैं खड़ा हूँ, इतने लोग के सामने बोल रहा हूँ मैं। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं बाबू, आराम से आओ, आराम से, हड़बड़ी नहीं, आराम से आओ, कोई कुछ नहीं करेगा। आ जाओ, मैं हूँ खड़ा, मैं वादा कर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा तुमको। आ जाओ, आ जाओ, आराम से आ जाओ। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं। हूटर जो लगा है गाड़ी में, तो हूटर हटाने के लिए आदेश जारी हुए पीएससी से। गाड़ी में तो लगा ही है, उसमें क्या है, तो हटाएंगे, इसमें नहीं हटाएंगे। आदेश होगा तो हटा देंगे, क्या है, हमसे ऐसा अंतर पड़ता है। सुना आपने, हूटर से अंतर नहीं पड़ता, तो सांसद जी अपने निजी वाहन में हूटर लगाकर घूम क्यों रहे हैं? ये हैं मंडला से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, डिंडोरी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। अब सांसद जी को ये नहीं पता कि पीएचक्यू ने हूटर के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जब एनडीटीवी ने सवाल किया तो फग्गन सिंह कुलस्ते असहज नजर आए। अभी क्या है, हूटर जो लगा है गाड़ी में, तो हूटर हटाने के लिए आदेश जारी हुए पीएससी से। क्या मालूम यार, मेरे को पता नहीं, मालूम नहीं। जो मैं मैसेज किया ना, हूटर लगा है गाड़ी में, हूटर गाड़ी में तो लगा ही है, उसमें क्या है, तो हटाएंगे, इसमें नहीं हटाएंगे। आदेश होगा तो हटा देंगे, क्या है, हमसे ऐसा अंतर पड़ता है। हूटर से कोई बड़ा अंतर पड़ता नहीं, नियम में है तो देख लेंगे, उसमें क्या है। ये थे सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, जिनके वाहन में आप देख सकते हैं अभी भी हूटर लगा हुआ है। भले ही पीएचसी विभाग ने निजी वाहनों से हूटर को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन आज भी डिंडोरी जिले में ऐसे कई वाहन हैं जिनमें धड़ल्ले से हूटर का उपयोग किया जा रहा है। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर हमने सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते से बात की तो उन्होंने जानकारी नहीं होने की बात की, और साथ ही जो है हूटर अब हटा लेने की बात भी वे करते नजर आ रहे हैं। एनडीटीवी 4 सालों से हूटर के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। इस अभियान का असर ये है कि पुलिस कंट्रोल रूम भोपाल से सभी थानों को हूटर के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। एनडीटीवी की पहल और पीएचक्यू के आदेश पर नेता हूटर निकालकर नजीर पेश कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि सांसद जी को जानकारी का अभाव हो। डिंडोरी से एनडीटीवी के लिए विजय तिवारी की रिपोर्ट। बैतूल में भी हूटर की हनक के आगे नेता बेबस है। रसूख दिखाने के लिए गाड़ियों में लगे हूटर को शान मानने वाले नेता नियमों से अनजान बन रहे हैं। पूर्व जनपद अध्यक्ष से लेकर वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष भी हूटर वाली गाड़ी में घूम रहे हैं। वहीं जब एनडीटीवी ने हूटर पर सवाल किया तो कहा, ये परंपरा तो पहले से है, गाड़ी में पहले से ही हूटर लगा था, इसीलिए नहीं हटाया, अब नियम आ गया है तो हूटर हटवा देंगे। 1 तारीख से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है बत्तियां हटाने की, हूटर हटाने की, आप कब? बिल्कुल, जो निर्देश है वो पालन करेंगे। बत्ती तो है भी नहीं, वो तो फ्लैश है, बस हूटर हट जाएगा। जैसा निर्देश होगा सुप्रीम कोर्ट का वैसा पालन किया जाएगा, उसमें क्या। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हूटर उतारने के, अभी आप क्या उसमें हूटर देखिए, चलो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा इस बार। नहीं, आपको पात्रता है क्या उसकी? कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैं इसमें। 1 तारीख से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है हूटर हटाने की। अच्छा, तो आप कब हटवाएंगे? आपको पात्रता है कैसी? हम भाई देखो, हमारी गाड़ी तो जब से हमारे पास गाड़ी आई है तब से है। पहले के अध्यक्ष लोगों ने क्या किया क्या नहीं हमें नहीं मालूम। यदि आई है सबकी हट जाएगी तो हम भी हटा देंगे। ठीक, एनडीटीवी की मुहिम थी हूटर हटाओ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश जारी किया है और तमाम जो सरकारी वाहन है जो पात्र नहीं है उनके ऊपर से हूटर हटाना और लाल बत्ती हटाने के निर्देश दिए थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वन अधिकारी की गाड़ी है जिसमें बाकायदा हूटर लगा हुआ दिख रहा है
और ऐसे तमाम जो अधिकारी हैं जिले के, वो भी हूटर का उपयोग कर रहे हैं, लाल बत्ती का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ के जो नेता है वो भी हूटर का उपयोग कर रहे हैं, लाल बत्ती का उपयोग कर रहे हैं। इनका रसूख इतना है कि ट्रैफिक अमला भी इन पे हाथ डालने से डरता है। देखना ये है कि इनके हूटर कब उतरेंगे। अकील अहमद, एनडीटीवी, बैतूल। महिला दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया कि एमपी में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ फांसी का प्रावधान लाने की तैयारी की जा रही है। सीएम के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है, इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है। भोपाल में महिला दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि धर्मांतरण के मामलों में अब फांसी की सजा दिलवाने का प्रावधान एमपी सरकार करने वाली है। सीएम ने कहा कि एमपी में जबरन धर्मांतरण नहीं चलने दिया जाएगा। इस तरह के मामलों में सरकार कठोरता से पेश आएगी। प्रदेश में किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि किसी हालत में ना तो धर्मांतरण ना दुराचरण, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज के अंदर ये कुरीतियों को, गलत बातों को बढ़ावा देने से निश्चित रूप से कठोरता के साथ पेश आएंगे। सीएम ने बयान दिया है तो सियासत लाजमी है। सीएम के इस बयान पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल उठाए। मसूद ने कहा कि क्या ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म विशेष को टारगेट करना उनकी पुरानी आदत है। पहले तो उनको ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर रहे हैं। जो बाबा साहब का था स्वीकार करके करें, शपथ लेते हैं, बाबा साहब की संविधान की किताब दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं। तो संविधान ने तो राइट्स दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल सबको राइट्स है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिला दिवस के मौके पर एक बड़ा ऐलान किया। बेटियों के जबरन धर्मांतरण करने के मामले में अब सजाए मौत का प्रावधान करने वाली है मध्य प्रदेश सरकार। उन्होंने साफ किया कि जबरन धर्मांतरण को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और धर्मांतरण प्रावधानों के तहत एक नया प्रस्ताव लाया जाएगा। इन सब के बीच में कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर सरकार पर निशाना साधते हुए धर्म विशेष को टारगेट करने की बात कही है। अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी, भोपाल।